फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सीटेट के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने एमसीक्यू सीरीज शुरू की है, जिसमें सीडीपी से रिलेटेड जो है हम एमसीक्यूज देख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम 5वीं क्लास तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने पहले वाली क्लासेस मिस की हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहां जाके देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझिएगा, लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। जो नीचे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उनमें से कौन सी करेक्ट है इंटेलिजेंस के लिए। सबसे पहला, इंटेलिजेंस इज अ फिक्स एबिलिटी टू डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ बर्थ। बच्चे का बचपन में ही डिसाइड हो जाता है कि वो उसकी कितना आईक्यू होगा, कितना इंटेलिजेंस होगा। सेकेंड, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज करके एक एक्यूरेट मेजर इंटेलिजेंस को किया जा सकता है। थर्ड, इंटेलिजेंस इज द यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। इंटेलिजेंस यूनिटरी फैक्टर है और सिंगल ट्रेट है। फोर, इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट और कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। इंटेलिजेंस जो है बहुत सारे बुद्धि जो है मिलके बनती है, बहुआयामी जिसको बोला जाता है, और बहुत सारी इसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है योग्यताएं होती हैं, उसका ये समूह है। तो यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फोर, इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। जो इंटेलिजेंस है वो बहुआयामी है और बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एबिलिटी है उसका एक ग्रुप है। ये सही है, और ये हमारा जो है ये स्टेटमेंट जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है उससे ये लिया गया है। हार्वर्ड गार्डनर की ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जिसमें हमारी 8 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस दे रखी है, और उन्होंने बोला यही है कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एबिलिटीज जो है उनको मिला के जो बनता है उसको इंटेलिजेंस बोला जाता है। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आपको अभी जैसे मैंने बताया, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, और उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस जो है डिफरेंट टाइप्स की एबिलिटीज का समूह है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो घूम फिर के जो है ये एक पे एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। बहुत बार सीटेट में, डीएसएसबी में, रीट में बहुत बार मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आपको पता होना चाहिए, हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की दी थी, इसमें 8 टाइप की एबिलिटीज उन्होंने बताई है, और ये सारी जो आपके सामने हैं वो एबिलिटीज जो हैं दी हैं। नेचुरलिस्टिक, जो नेचर है उसके बारे में जानना, उसके बारे में अवेयर होना, उसको अंडरस्टैंड करना। म्यूजिकल, साउंड, पिच, रिदम, इसके बारे में जानना। आपका नेक्स्ट है आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक। यहाँ पर अपने माइंड के और अपनी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करना। लॉजिकल, मैथमेटिकल, मैथ्स आप जानते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपका नंबर्स को समझना, इन चीज़ों को क्या है, लॉजिकल मैथमेटिकल। उसके बाद इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में जो है हम लोग दूसरों की चीज़ों को, दूसरों की फीलिंग को, दूसरों के मोटिव को समझते हैं, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम जो है या उनसे डिस्कशन करते हैं। यानी सामने वाले की फीलिंग समझ ली, इंटेंशन समझ लिया, अब मुझे क्या बात करनी चाहिए उसके बारे में मैं बात करती हूँ। यानी मेनली यहाँ पे इंटरपर्सनल क्या है, दूसरे की बातों को जानना, दूसरे की फीलिंग को जानना, दूसरे के मोटिव को जानना। इंट्रापर्सनल,
इंट्रापर्सनल के अंदर जो है अपनी फीलिंग के बारे में, इंटरपर्सनल में दूसरों की फीलिंग और मोटिव के बारे में जानना, इंट्रापर्सनल में अपनी फीलिंग, अपने मोटिव, अपने गोल के बारे में जानना। लिंग्विस्टिक जो है आपने लैंग्वेज में भी पढ़ा है, अपने वर्ड्स के बारे में, वोकैबुलरी को बढ़ाना, अपनी बात को एक्सप्रेस कैसे करना है उसके बारे में बताना। स्पेशियल, जिसके अंदर जो है हमारे वर्ड को देखना, समझना, यानी खुद से जाके उसे महसूस करना। तो ये जो है हमारे 8 इंटेलिजेंस हैं जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। तो इसे जरा ध्यान से करिएगा क्योंकि इस पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज अ प्रोसेस। यहाँ नीचे स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है मोटिवेशन के लिए। नहीं चूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है इट कॉजेज अ पर्सन टू मूव टुवर्ड अ गोल। जो मोटिवेशन है वो हमें गोल की तरफ मूव करता है। सेकंड है इट सेटिस्फाई द पर्सन बायोलॉजिकल नीड। मोटिवेशन जो है पर्सन की बायोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करता है। थर्ड, इट हेल्प्स इन अचीविंग आवर साइकोलॉजिकल एम्बिशंस। जो मोटिवेशन है वो हमें हेल्प करता है साइकोलॉजिकल एम्बिशंस को अचीव करने में। फोर है इट कीप्स अवे फ्रॉम एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। जो हमारी अनप्लेजेंट सिचुएशन है, जो हमें अच्छी नहीं लग रही है सिचुएशन, उनसे हमें दूर रखता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। है 4 इट कीप्स अवे फ्रॉम एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। मोटिवेशन जो है अनप्लेजेंट सिचुएशन से हमें दूर बिल्कुल भी नहीं रखता है। मोटिवेशन एक तरीके की प्रोसेस है, एक तरीके की फोर्स है जो हमें गोल की तरफ जो है उसे अचीव करने की तरफ आगे बढ़ाती है। इसी की मदद से, हेल्प से ही हम अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। अगर मेरे अंदर से इच्छा नहीं जागेगी कि मैं अपनी नीड्स को पूरा करूं, मेरी जो भी नीड्स हैं, एकेडमिक नीड्स है, मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स है, मेरी बायोलॉजिकल नीड्स है, तो उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो यानी फर्स्ट 2 3 जो भी है आपके तीनों की तीनों करेक्ट है, 4 हमारा जो है इनकरेक्ट है। इसलिए क्वेश्चन 2 के लिए ये सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है in a situation of less participation of a student belonging to a deprived group in teaching learning process a teacher should। यहाँ पर बात हो रही है कि टीचर जो है लर्निंग प्रोसेस या एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक्टिविटी कर रही है, उस एक्टिविटी में जो डिप्राइव ग्रुप है, यानी उस ग्रुप को बोला जाता है जो वीकर हैं, उनके पास इनिशियल नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन ग्रुप्स को बोलते हैं डिप्राइव्ड ग्रुप, यानी वीकर सेक्शन एक तरीके से लगा लीजिए। वो जो है पार्टिसिपेशन जो है एक्टिविटी में नहीं कर रहे हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, आस्क द चाइल्ड टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल। उसे स्कूल से विड्रॉ ही कर देने के लिए कह देना चाहिए। सेकेंड, एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज। जैसी सिचुएशन है उस चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे, ठीक है, जो कर रहे हैं मैं उनको लेकर आगे चलती हूँ। थर्ड, लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स। इन बच्चों से एक्सपेक्टेशन शुरू से ही टीचर को कम करनी चाहिए कि ये तो करेंगे ही नहीं। या लास्ट, रिफ्लेक्ट ऑन हर ऑन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। या अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करना चाहिए और स्टूडेंट के इन्वॉल्वेशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है उसको ढूंढना चाहिए, उसका रास्ता ढूंढना चाहिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ, आंसर है करेक्ट, पहले बता देती हूँ। 4 हमारा रिफ्लेक्ट ऑन हर ऑन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर जो है टीचर्स कभी भी
जो क्लास में बच्चे हैं उनको ना निग्लेक्ट करती है, ना उन्हें स्कूल से बाहर जाने के लिए कहा जाएगा। एक आप खुद टीचर हैं, सोच के देखिए, अगर आपकी क्लास में हर तरीके का बच्चा है, डाइवर्सिटी हमारी क्लासेस में होती है, तो डाइवर्सिटी की वजह से हम किसी बच्चे को छोड़ नहीं सकते हैं, उनको सबको साथ लेकर चलना है। तो यहाँ पर साथ चलने के लिए आपको अपनी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट करनी होगी, ना आप बच्चे में जो है बच्चे की सिचुएशन नहीं बदल सकते हैं। तो वहां पर जो है आपकी टीचिंग आप किस तरीके से प्लान करते हैं कि ताकि आपके सभी बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व हो सके। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप टीचिंग ऐसी कराएं जिसमें ऐसी चीजें लगे ही ना उन्हें, जो कह सकते हैं कि हाई कॉस्ट वाली जो चीजें होती हैं, एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, वो उसमें यूज ही ना हो, वेस्ट मटेरियल से हम कुछ काम करें, कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करें जिसमें वो भी बच्चे पार्टिसिपेशन कर सके। तो हमें जो है डाइवर्सिटी को, क्लास की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ही अपनी टीचिंग को प्लान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, डेवलपमेंट का मीनिंग बताना है। फर्स्ट है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, पर जो चेंजेस हैं वो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट सेकंड, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, लगातार चलने वाली जो सीरीज है वो किसका रिजल्ट होती है, मोटिवेशन का रिजल्ट होती है। थर्ड, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंसेस, जो चेंजेस होते हैं वो लगातार चलते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, मोटिवेशन और एक्सपीरियंसेस की वजह से होते हैं। लास्ट है सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस, जो हमारी परिपक्वता है, जो हमारी एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी वजह से जो है हमारे चेंजेस आते हैं लगातार, और चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस और मैच्योरेशन की वजह से जो है हमारी चेंजेस आते हैं, और ये हमारा जो है लगातार जो है हमारा चलता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, डिसलेक्सिया के जो है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है। फर्स्ट, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। सेकंड, डिवर्जेंट थिंकिंग फ्लुएंसी इन रीडिंग। थर्ड, inability to read fluently. 4, engaging in repetitive locomotor actions। यहाँ पर जो है डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर पढ़ के आराम से दीजिएगा, आराम से नहीं, इन 5 सेकंड के अंदर आपको देना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यहाँ पर जो है रीडिंग में उनको प्रॉब्लम होती है, रीडिंग सही करने में जो है वो सक्षम नहीं होते हैं, उसके नाम में ही छुपा हुआ है। डिस का मतलब कमी, लेक्सिया का मतलब रीडिंग, यानी रीडिंग में कमी होना। तो सही आंसर है 3, पर याद रखिएगा लर्निंग डिसेबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन जरूर आता ही है, एक से आपको ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में भी एक आधा देखने को मिल जाएगा, हिंदी में एक आधा देखने को मिल जाएगा, सीडीपी में एक आधा देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिए लर्निंग डिसेबिलिटी को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे अगर मैं पेपर की बात करूं 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज द बेस्ड ऑन। इंक्लूसिव एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर था, 2009 जो एक्ट आया था, तो ये क्यों लिया गया इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका मतलब क्या था, क्या सोच के जो उसमें रखा गया, उसके बारे में जो है आपको करेक्ट ऑप्शन लेना है। फर्स्ट, द बिहेवियरलिस्ट प्रिंसिपल, व्यवहारवादी प्रिंसिपल जो है उसको पूरा करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन रखा गया। अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड डिसेबल्ड, जो बच्चे हैं डिसेबल्ड बच्चे, उनके साथ सिंपैथी दिखाने के लिए उसको रखा गया।
थर्ड, आ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो ह्यूमनिस्टिक के ह्यूमंस के राइट्स हैं उनको दिमाग में रखते हुए इस पे रखा गया। फोर्थ, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन, जो डिसेबल बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीमिंग से जोड़ने के लिए वोकेशनल एजुकेशन सिखाने के लिए जो है उन्हें रखा गया राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आप ध्यान से पढ़े तो बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर 4 आंसर को सही कह रहे होंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीमिंग हमें सिखाया जाता है कि स्पेशल बच्चों को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ना, स्पेशल बच्चों को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ना। तो इसलिए हम लोग जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेसिफिक बात करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन लाई इसलिए कि बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े। लेकिन याद रखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या था कि सभी को अधिकार मिले एजुकेशन का। तो यहाँ पर जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के जो है इसलिए रखा गया कि ये डिसेबल बच्चों को भी एजुकेशन मिले, इसलिए जो है उसको रखा गया। तो करेक्ट आंसर क्या था? अ राइट टू बेस ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज प्राइमरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर लर्निंग का प्राइमरी प्राथमिक रूप क्या है? फर्स्ट, बेस्ड ऑन रोटेट मेमोराइजेशन, जो हमारी मेमोरी है वो रोटेट करना। सेंटर्ड अराउंड रिन्फोर्समेंट के आसपास हमारी लर्निंग घूमती है। एक्वायर्ड थ्रो कंडीशनिंग थर्ड ऑप्शन था। इसके अंदर क्या है, जो हमारी लर्निंग होती है कंडीशनिंग के थ्रू एक्वायर्ड होती है, सीखते हैं हम लोग। फोर्थ, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, एक प्रोसेस है जो फोकस करता है किसी भी कॉन्सेप्ट को मीनिंग के थ्रू समझाने का। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यहाँ पर याद रखिए कभी भी जब भी इस तरीके का पेडागोजी आती है तो कभी भी रिपीटेशन या फिर एक ही चीज को बार बार दोहरवाना टीचर के द्वारा या लिखवाना बार बार, तो वो चीज जो है सही नहीं होती है। एक तरीका हो सकता है, लेकिन अगर मैं सबसे बेस्ट रखूं तो उसे जो है मीनिंग मेकिंग या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेविन थ्योरीज दैट चिल्ड्रंस कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फेनोमिनॉन। यहाँ पर जो है बच्चे बहुत सारी आसपास एनवायरनमेंट में घटनाएं देख रहे हैं और उससे जो है उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी जो है बना ली, कॉन्सेप्ट जो है बना लिए हैं ब्रेन में। तो उस दौरान पे शिक्षक को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए? शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर। सेकंड, शुड बी पनिश बाय द टीचर। थर्ड, शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन। फोर, शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल। इग्नोर कर देना चाहिए फर्स्ट टीचर को। सेकंड, पनिश करना चाहिए टीचर को बच्चों को। थर्ड, बच्चे को जो कॉन्सेप्ट अवधारणाएं बनी हैं उनको जो है हटाना चाहिए और एक नई अवधारणा लानी चाहिए और उसका बार बार रिपीट करवाना चाहिए ताकि उसे याद हो जाए। फोर्थ, उसकी जो अवधारणाएं बनी हैं उसे चैलेंज करना चाहिए विद एविडेंस और एग्जाम्पल्स के साथ। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत इजी था, अगर थोड़ा सा आप ब्रेन लगाएं। सही आंसर पहले बता देती हूँ। 4 है, शुड बी चैलेंज बाय द प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। टीचर कभी भी स्टूडेंट की किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर सकती है, उसे पनिश करना अलाउ नहीं है। तो बचते हैं हमारे 3 और 4। इसमें मैंने पहले भी बताया, जहां पे रिपीटेटिव आ जाए कि चीजों को रिपीट कराना है तो वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे अगर मैं कह सकती हूँ कि शुड बी रिप्लेस बाय करेक्ट वन,
तो 1 मिनट के लिए मेरा डाउट होता कि हो सकता है 3 ठीक हो सकता है, फिर मेरे को 3 और 4 में चूज करना पड़ता। जब यहाँ पे बात आ रही है कि उसे बार बार रिपीट करा के याद कराना, तो बिल्कुल गलत है कि याद कराना जो है बिल्कुल गलत है। अभी मैंने पहले भी बताया कि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, बच्चे के मीनिंग को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड भी गलत होता है, लास्ट बचता है फोर्थ। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं तो कॉन्सेप्ट को क्लियर एग्जाम्पल्स के साथ, एविडेंस के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो बच्चे की अवधारणाएं हैं, बच्चा जो उसने माइंड में थ्योरीज बनाई है चीजों को लेकर, तो उसका एविडेंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ उसे प्रूफ करेंगे। हो सकता है बच्चा ठीक हो, तो इसलिए उस चीज को हम लोग एविडेंस के साथ जो है, एग्जाम्पल्स के साथ उसको चैलेंज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड सेंटर पेडागोजी प्रमोट्स। जो चाइल्ड सेंटर पेडागोजी है, किसको प्रमोट करती है? फर्स्ट, इंक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक्स, केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर पूरा रहना। सेकंड, गिविंग प्राइमरी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। थर्ड, रोटेट मेमोराइजेशन, याद करना बार बार। फोर्थ, लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी, जो बच्चे की लेबल करना, कैटेगराइज करना उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर जो बच्चों के एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें सबसे पहले प्रेफरेंस देना। जब भी मैं कोई टॉपिक शुरू करूं तो बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं, तो पहले उनके एक्सपीरियंसेस को जानूं कि उन्होंने क्या देखा है। जो उन्होंने सही देखा है उनको प्रमोट करूं, अगर कुछ गलत देखा है तो उसको विद एग्जाम्पल उनको चैलेंज करूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है हमारा? सेकंड, बच्चों के एक्सपीरियंसेस को प्रेफरेंस देना। लेकिन यहाँ पर जो है हमारी जो एनसीएफ है, वो बुक्स को बिल्कुल वो करती है कि 24 घंटे बुक नहीं करना, वो लर्निंग बाय डूइंग करना है, हैंड एक्टिविटीज करनी है, प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इसलिए जो है हमेशा केवल बुकें, और जब आ जाता है केवल बुकें तो बिल्कुल गलत है, केवल बुकों पे निर्भर रहना तो बिल्कुल गलत है। थर्ड हमारा है मेमोराइजेशन, रोटेट करना, ये मैंने भी पहले बताया, जहाँ पे आपका ये चीजें आ जाए, रोटेट, रिपीटेटिव, ये सब गलत होता है। फोर्थ आता है हमारा लेबलिंग, कैटेगराइज करना। कभी भी टीचर बच्चों को लेबलिंग कभी नहीं करती, चाहे नॉन डिसेबल्ड डिसेबल्ड में करे, चाहे वीक में करे, वीक में स्मार्ट में करे, तो लेबल हमेशा ही गलत होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है सेकंड, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इमोशन एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर। जो इमोशन है और कॉग्निशंस हैं वो क्या है एक दूसरे के? फर्स्ट, कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम, पूरी तरीके से जो है सेपरेट है। सेकंड, इंडिपेंडेंट है। थर्ड, इंटरवॉर्म है, यहाँ पर यानी एक दूसरे से लिंक है उनका। फोर, नॉट रिलेटेड टू, एक दूसरे से बिल्कुल संबंध नहीं है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। है यानी इंटर रिलेटेड है, क्योंकि इमोशन के बगैर कॉग्निशन इंप्रूव नहीं होता है और कॉग्निशन की वजह से इमोशन इंप्रूव होता है, यानी ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी तरीके की आपकी कोई प्रॉब्लम है या क्वेरीज एंड क्वेश्चन को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसे जल्द से जल्द दूर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ।